माँ सरस्वती को प्रणाम। चौरी चौरा की उस पावन क्रांति भूमि को प्रणाम और उन क्रांतिवीरों को नमन जो मैं मानता हूं कि इस देश के पंचतत्व में सूक्ष्म रूप से निश्चित रूप से विराजित है। 99 वर्ष पहले आज ही के दिन और इस समय से कुछ ही समय पहले एक ऐसी घटना हुई, एक इंटीरियर क्षेत्र में, गोरखपुर जिले के से जनपद मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर, आज भी छोटा सा बाजार ही है वो, उस समय भी यही स्थिति रही होगी, जिसने ब्रिटिश सत्ता की चूल हिला के रख दी। लेकिन समस्या क्या रही उस पूरी घटना के साथ? उसको बड़ी हेय दृष्टि से लंबे समय तक देखा गया, बहुत ही उपेक्षित करके देखा गया, क्योंकि इसकी सूचना मिलते ही गांधी जी ने उस समय पूरी मजबूती के साथ जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको विड्रॉ कर दिया, उसके समाप्ति की घोषणा कर दी। मैं इसके पहले कि अपनी बात शुरू करूं, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और ऐसे इतिहासकारों, स्वनामधन्य इतिहासकारों से मैं क्षमा याचना करूंगा कि मेरे कुछ शब्द आज उनको चुभेंगे, क्योंकि मैं कहीं कांड नहीं बोलूंगा। वो कांड नहीं था, वो क्रांति थी, बल्कि जन क्रांति थी। उनको गुंडा, लंपट, गंवार, जाहिल कहा गया, मैं उन्हें क्रांतिवीर कहूंगा। इस पूरे मामले को, जैसा एक उदाहरण के साथ अभी अवनिजेश जी ने बताया, जातीय विमर्श में उलझा के रख दिया गया कि किस जाति के कितने लोग थे। ब्रिटिशर्स तो चाहते ही यही थे कि आप इसी में उलझे रहिए और निष्कंटक रूप से शासन करते रहे। इसलिए जातीय विमर्श के बजाय मैं इसको युवा नेतृत्व की दृष्टि से देखूंगा। मैंने विश्लेषण किया उस पूरी संख्या का, तो मुझे दिखाई दिया कि 40 से कम आयु के 84% लोग थे उसमें, और 56 से अधिक आयु के, 56 ईयर से अधिक आयु के केवल 6 लोग थे। मैं मानता हूं कि यह युवा नेतृत्व था। आप उसमें कैलकुलेट करते रहिए कि कितने ब्राह्मण थे, कितने क्षत्रिय थे, कितने वैश्य थे, कितने शूद्र थे, उसमें भी किस जाति के कितने थे। ये कितना बुरा नैरेटिव है, डिविजिव मानसिकता का, तोड़ने वाली मानसिकता का। इसलिए मैं इसको जातीय विमर्श से दूर हटाकर मैं युवा नेतृत्व की बात करूंगा। एक विमर्श यह भी खड़ा किया गया कि घटना न होती तो स्वाधीनता पहले मिल गई होती। मुझे लगता है कि असहयोग न विड्रॉ किया गया होता तो स्वाधीनता पहले मिल गई होती, और असहयोग विड्रॉ करने का यह केवल बहाना था। अभी आपने सुना, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। 1 तारीख को अपने वायसराय को लिखे पत्र में गांधी जी पहले ही असहयोग को स्थगित करने का मन बना चुके थे। इस घटना ने एक त्वरित कारण उनको दे दिया। अगली बात कि मैं ये जरूर कहूंगा कि इसने उस समय देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा को बहुत तेजी से प्रवाहित किया। अब मैं आपको इस घटना के जो पूरा डेवलपमेंट है उससे आपका परिचय कराता हूं। और उसके पहले जहां अपनी बात छोड़ा था मैंने ये भूमिका लेने के लिए, कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। 16 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में एक लेख गांधी जी लिखते हैं, उसका शीर्षक होता है चौरी चौरा का अपराध, और उसमें कहते हैं कि विनाशक विष की तरह से है। ये एक ऐसा जहर है जिसने पूरे स्वाधीनता आंदोलन को दूषित कर दिया है। जैसे एक दाना सखिया पड़ जाए दूध में तो दूध दूषित हो जाता है, उसी तरह से इस घटना ने, इस क्रांति ने, उन्होंने क्रांति नहीं कहा, उन्होंने कांड ही कहा, क्योंकि यही बताया भी गया उनको। मैं भी आता हूं क्यों बताया गया, कैसे बताया गया उनको। ये उन्होंने कहा कि इसने इस पूरे घटना को दूषित कर दिया है और स्वराज्य के मार्ग में गुनाह है। उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर के लोगों को से अपील करता हूं कि ऐसे गुनाहगारों की खोज करें और उनको पुलिस को सौंपें, क्योंकि इसने स्वराज के मार्ग में बाधा पहुंचाई है। वास्तव में चौरी चौरा को हमेशा एक अभिशाप की तरह से देखा गया, क्योंकि यह स्वनाम धन्य ऐसे लोगों के बजाय जो जेल में भी महलों वाली सुख सुविधा लेके रहते थे, ऐसे क्रांतिवीरों द्वारा किया गया काम था जो समाज के बहुत ही निचले पायदान पर खड़े लोग थे।
जो जन सामान्य था, जो किसी भी गांव का अंतिम व्यक्ति आपको दिखाई दे वो व्यक्ति उसमें शामिल था। इसलिए इसको इस तरह से उपेक्षित किया गया और लगभग 1 शताब्दी से 99 वर्ष पूरे हो गए। इसका पूरा इतिहास बहुत ही विवादास्पद तरीके से एक ऐतिहासिक अंधेरे में कुछ चालाक और पहले बहुत समर्थ रहे इतिहासकारों ने उसको रखा। वास्तव में उन क्रांतिवीरों ने अपने तरीके से जो कुछ भी किया वो पूरे देश के लिए किया। उसमें कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं था। वो जो कर रहे थे वो इस राष्ट्र के लिए कर रहे थे, वो भारत माता के लिए कर रहे थे, वो भारतीय के लिए कर रहे थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में ये जनसामान्य के द्वारा, और मैं सरकारी दृष्टि से कहूं तो हाशिए पर जो लोग थे उनके द्वारा, अनपढ़ों के द्वारा, समाज के अंतिम व्यक्ति के द्वारा किए गए इस सबसे बड़े बलिदान को, इस साहसिक कृत्य को, इस अद्वितीय घटना को, जिसे निश्चित रूप से गौरवान्वित किया जाना चाहिए था, उसे घृणित और उपेक्षित कर दिया गया। उसे बहुत इस नजरिए से देखा जाने लगा कि 1 शताब्दी तक अभी भी उनके वंशज उस दंश को उस तरीके से, या वो गौरव जो उनको मिलना चाहिए था, ठीक है उनको शहीद का दर्जा मिल गया, लेकिन वो गौरव वो आज तक नहीं प्राप्त कर सके। जिस घटना को असाधारण समझा जाना चाहिए था उसे कुछ चालाक इतिहासकारों ने गुंडों का कृत्य कह दिया। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे क्रांतिवीरों को मैंने जैसा कहा कि अनपढ़, गंवार, जाहिल, लंपट, चोर, उचक्का, ये कह के उनको अपमानित किया गया। अब और जो इतिहास लेखन किया गया, इस पे अब तक कुछ 4 किताबें आई हैं और भाग्य से मैंने उसका चारों ही पुस्तकों का कवर टू कवर जिसे कहते हैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा है। और पढ़ा नहीं है केवल, उसमें डॉक्टर की दृष्टि से पढ़ा है कि वास्तव में कौन सी चीज किस नजरिए से लिखी गई है। एक किताब आई डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव की 80 के दशक में। पिछले 2.5-3 वर्षों से हमने जब ये अभियान लेना शुरू किया तो मैं उनको बहुत ठीक से एक एक शब्द मैंने पढ़ना शुरू किया। वो कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन उसमें ऐतिहासिक तथ्य बहुत 50-60 पेज की किताब है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बहुत ठीक से वेल रिसर्च नहीं है, इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों की बहुत सारी कमियां हैं। फिर शाहिद अमीन साहब ने उस पर संगठित काम किया, लेकिन सबअल्टर्निज्म की धारा में उसको ऐसा उलझा दिया कि उस जातीय विमर्श से वो निकल ही नहीं सकता। उसके बाद जिस सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें भी किस्सागोई ज़्यादा है। यद्यपि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर भी बड़ी सजगता बरती है, लेकिन विमर्श को लेकर कई बार इतना ज़्यादा उलझा दिया है कि वो किताब भी बहुत ठीक तरीके से स्थापित होने योग्य नहीं है इसको लेके। इसलिए शताब्दी वर्ष में सही टोन और सही नैरेटिव को सेट करना यही सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा। जिन तथ्यों को सर के बल खड़ा कर दिया गया वो अपने पैर के बल फिर से खड़े हो जाएं, ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का दायित्व भी है और उसकी आज से मुझे लगता है शताब्दी वर्ष में शुरुआत हो रही है। चौरी चौरा क्रांति के जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है या इसका जो मनोविज्ञान है, इसको समझने के लिए उस क्षेत्र की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझना होगा। समय ले लूं थोड़ा। मैं उसी माटी का हूं, इसलिए उस शब्दावलियों से परिचित हूं, उस पूरे परिदृश्य से परिचित हूं। थोड़ा सा मैं उसके इतिहास की ओर आपको ले चलता हूं। उस क्षेत्र के गोरखपुर का वो क्षेत्र प्राचीन इतिहास से एक पंक्ति केवल उठाता हूं कि वो भूमि है जो बुद्ध और महावीर की भूमि है, यानी सामाजिक धार्मिक क्रांति की भूमि है। वो है ही क्रांति भूमि। और गणतंत्र की पहली प्रयोगशाला होने का गौरव भी उसे ही प्राप्त है जो 10 गणराज्य भारत में दुनिया में पहली बार गणतंत्र गणराज्य का जो प्रयोग हुआ है वो उसी भूमि से शुरू हुआ है। प्राचीन इतिहास के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो वो जानते होंगे कि पिप्पली बन के मोरियों का जिक्र होता है, जिसके राजधानी को वहीं चौरी चौरा से ठीक बगल में राजधानी नाम का एक गांव है, जहाँ बहुत सारे टीले हैं। अभी एक्सकैवेशन सर्वे हो गया है, लेकिन उसी से समीकृत किया जाता है कि पिप्पल बन के मौर्यों की राजधानी जहां से चंद्रगुप्त मौर्य निकल के आता है वो वही जगह है। मध्यकाल में बिल्कुल चित्तौड़ जैसी स्थिति गोरखपुर परिक्षेत्र की रही है। जैसे इस देश के इतिहास में चित्तौड़ का अपना एक वजूद है, एक अस्तित्व है अलग तरह का, वो स्थिति उस पूरे क्षेत्र की रही। 1857 के समर तक आ जाइए, केवल एक एक पंक्ति एक एक काल से लेते हुए आ रहा हूं। पूरे 1857 के समर की धुरी के रूप में आपको दिखाई देगा। और ये पहली घटना नहीं थी इस तरह की। वहां 1922 में थाना का जलना, जब वहां FM बर्ड नाम का एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट 1857 के समय में जब अपने दमन और शोषण के शिखर पे वो पहुंचता है,
तो उसकी कोठी जला दी जाती है। 1857 के संघर्ष में पैना, नरहरपुर, महुआ डाबर, इन जगहों पे जबरदस्त प्रतिरोध है। महुआ डाबर में 6 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो जाती है। और इसी जगह जो चौरा, बेसिकली चौरी चौरा कोई जगह नहीं है, चौरी और चौरा 2 अलग अलग गांव हैं जिनके बीच 3 किलोमीटर का फासला है। लेकिन वहां जब रेलवे स्टेशन बनना हुआ तो उसका नाम चौरी चौरा रख दिया गया, और तब से उस बाजार को रेलवे स्टेशन भी और पुलिस स्टेशन भी चौरी चौरा वहां नाम रख दिया गया। चौरा थाना था वो, जब जला था तब वो चौरा थाना था, क्योंकि चौरी और चौरा 3 किलोमीटर आपस में दूरी है उनकी, और तब से उस जगह को इस तरह से समन्वित रूप से चौरी चौरा कहा जाने लगा। इसी यहीं पे जो चौरा के जमींदार थे, 1857 के संघर्ष में शहीद बंधु सिंह, हुतात्मा बंधु सिंह, उनको फांसी होती है। जब हम इस क्रम को समझेंगे, जब 1919 के, जैसा अभी डॉक्टर प्रवीण आपको बता रहे थे, जब 1919 के जलियांवाला बाग के मैसेकर को समझेंगे, और जब 1800 इस पूरी क्रांति के क्रम में जब इसको फिट करेंगे, तब हमको ये घटना ठीक से, तब हमको ये क्रांति ठीक से समझ में आएगी। उस समय और स्थितियां देखिए। ब्रिटिश शासन में 19वीं शताब्दी यानी 1801 से 1850 के बीच 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, 7 बड़े अकाल पड़ते हैं और लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है उन अकाल से। सेकेंड हाफ में 1851 से 1900 के बीच आप कल्पना कीजिए कि 24 बड़े अकाल इस देश में हुए और 2,25,00,000 लोगों की मृत्यु होती है। ब्रिटेन की आबादी की आधी आबादी यहां मर जाती है। जब इसके साथ जोड़ेंगे तब वो घटना ठीक से समझ में आएगी कि वो घटना क्यों हुई। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा घटना का विवरण देते हुए आगे बढ़ूं। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी का वहां आगमन होता है। गोरखपुर में एक बाले मियाँ का मैदान है। हर स्टेशन पर रुकते हुए वो कलकत्ता की तरफ से आ रहे हैं। हर स्टेशन पे उनका 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग स्वागत करते हैं। बाले मियाँ के मैदान में उनका भाषण होता है, और उसी भाषण के बाद वहां असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से गति पकड़ लेता है। धरना, प्रदर्शन, जुलूस खूब बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में होने लगते हैं। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चौरी चौरा की क्रांति तक की स्थिति पहुंचती है। कुछ इसके नायक हैं जिनसे संबद्ध कुछ मिथक भी इतिहासकारों ने अपने फायदे के लिए चर्चित किए। कुछ मैं 5-6 नायकों का आपको नाम बताता हूं। लाल मोहम्मद इसके नायक हैं, नजर अली इसके नायक हैं, भगवान अहीर इसके नायक हैं, अब्दुल्ला, इंद्रजीत, श्याम सुंदर, और एक चिमटे वाले सन्यासी हैं जिनका नाम ऐसा अब बहुत सारे लेखों में बाद में आने लगा कि वो महंत दिग्विजय नाथ जी थे, जो गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ जी के गुरु के गुरु वो थे, ऐसा अभी माना जाता है। अब इसमें एक अब्दुल्ला को उठाइए, एक कैरेक्टर पे थोड़ा 2-2 लाइन में आपसे बात करता हूं। अब्दुल्ला अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में काम कर रहे थे मजदूर के रूप में। जीविका कमाने के लिए देश भर में वो घूम रहे थे। वहां पर जब हजरत मोहानी का प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो वहां क्रांति की बातें होने लगती हैं, और अब्दुल्ला उन बातों को सुनते हैं। इसी बीच मानवेंद्र राय ने जो 4 पेज की एक पुस्तिका लिखी थी, वो भी उनके हाथ लग जाती है, जिसपे मानवेंद्र नाथ राय और अवनी मुखर्जी के हस्ताक्षर हैं। और उनसे वो बोल्शेविक क्रांति जो हुई और रूस में किसानों और मजदूरों का राज कैसे स्थापित होता है, उसकी जानकारी उनको मिलती है। और दिन रात उनके दिमाग में, अब्दुल्ला के दिमाग में चलने लगता है कि हमारा राज स्थापित होगा। वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, हमारा राज स्थापित होगा, भारतीयों का राज स्थापित होगा, ये उनके दिमाग में चलने लगता है, और सामान्य व्यक्ति का राज स्थापित होगा। वापस आकर वो संगठन का प्रयास करते हैं। भगवान अहीर, जिसको मारने के बाद ये पूरी घटना इस रूप में आती है, ये पूरी क्रांति इस रूप में होती है, वो ब्रिटिश सेना में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ठेके पर रखे गए मजदूर की स्थिति में थे, और इसीलिए इस पूरी लोगों की कवायद की जिम्मेदारी उनको मिलती है। 1 दिसंबर 1921 से सत्याग्रह को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया जाता है, जिसमें शराब, ताड़ी, मांस मछली की दुकानों पर धरना प्रदर्शन और विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार, ये उसका मुख्य अंश है। लेकिन उसी के साथ जो दमन है ब्रिटिश, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश दमन शुरू हो जाता है। शनिवार सत्याग्रह का दिन था, लेकिन सत्याग्रहियों पर लगातार लाठीचार्ज। जैसे जैसे इनका जुलूस और प्रदर्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ब्रिटिश दमन बढ़ रहा है। सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज, उनको घोड़ों की टापों से कुचलवाना, ये बहुत सामान्य सी बातें थी जो उनके साथ होने लगती हैं।
31 जनवरी 1922 को कसिया और देवरिया का एक डिप्टी कलेक्टर है जो ऐसे लोगों को चुन के उनकी बैठक बुलाता है जो ब्रिटिश राज के समर्थक हैं। हाटा एक जगह है, वहां पे उस जगह पे बुलाता है जमींदारों, व्यापारियों और पुलिस के सहयोगियों की बैठक, और उसमें एजेंडा यही होता है कि सत्याग्रह को स्थगित कराना है। इस पूरे सत्याग्रह का जो आंदोलन चल रहा है इसको स्थगित कराना है। 1 फरवरी को इसके विरोध में सत्याग्रही अपनी बैठक करते हैं। डुमरी खुर्द वहां एक गांव है जो धुरी है इस पूरे आंदोलन की, इस पूरे क्रांति की, उस जगह पे। उसके बाद मुंडेरा बाजार में बंद कराने के नाम पर कि वहां इस तरह की दुकानों पे हमको धरना देना है, जिनका नाम मैंने लिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, कुछ लोग जाते हैं और भगवान अहिर नाम का, जिनका अभी मैंने जिक्र किया कि वो नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे, उनको देखकर जो वहाँ का जमींदार है वो समझता है कि फिर ये दुकानें बंद कराने आए हैं या यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और वो दरोगा को रिपोर्ट कर देते हैं। वहाँ दरोगा गुप्तेश्वर सिंह वहाँ पहुँचता है और 2-3 लोगों को इंक्लूडिंग भगवान अहिर बहुत बुरी तरह से बेरहमी से पिटाई करता है, अच्छी खासी पिटाई करता है, और यही तात्कालिक कारण था जो इस क्रांति की ओर फिर चीजें चल पड़ती हैं। दरोगा से अब ये पूछने का निश्चय किया जाता है। उसी शाम शिकारी, जो बाद में शिकारी नाम का एक पहले तो नेतृत्व करता था, बाद में वो बन जाता है पुलिस का मुखबिर, और इसलिए उसके प्रति वहां बहुत घृणा है लोगों में। वो उसके घर पे बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि आसपास के बहुत सारे स्वयंसेवकों को पत्र भेजा जाएगा और दरोगा से हम लोग मिल के चल के पूछेंगे कि उसने हमारे लोगों को क्यों मारा, भगवान अहिर की इतनी बेरहमी से पिटाई क्यों की है। 4 फरवरी को उसके घर पे सभा होती है। उस सभा के लिए पहले कांग्रेस कार्य समिति से भी अनुमति मांगी जाती है। उस समय कांग्रेस कार्य समिति गोरखपुर के जो अध्यक्ष हैं वो मौलवी सुभानुल्लाह हैं। 1857 के महासमर में मौलवी सुभानुल्लाह का परिवार अंग्रेजों के साथ खड़ा रहता है, इसीलिए उनको 52 गांवों की जमींदारी मिली रहती है, उनका लगान माफ रहता है। इसलिए वहां से कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ब्रिटिश सत्ता के किसी इस तरह के प्रतीक के खिलाफ इतना बड़ा कोई काम करें। इसलिए सुनियोजित कतई नहीं है, ये तो तय। मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद वो सभा मुंडेरा बाजार की ओर चल पड़ती है, थाना होते हुए। उनका लक्ष्य बस इतना ही है कि उससे पूछ के कि क्यों उसने मारा, उसका जवाब प्राप्त करके हम मुंडेरा बाजार में जाके अपना सत्याग्रह करेंगे, दुकानें बंद कराएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सरदार हरचरण सिंह है जो वहाँ के जमींदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया का मैनेजर है, वो मध्यस्थता करने का प्रयास करता है और एक तरह से मना लेता है दरोगा को, गुप्तेश्वर सिंह को, कि वो इन लोगों को शांतिपूर्वक जाने दे। जब दरोगा से बात करके, उनसे पूछ के, और दरोगा के जवाब से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, दरोगा से बात करके जब वो भीड़ आगे बढ़ने लगी तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कारिंदा उकसाता है कि आप भिखमंगों की तरह से बात कर रहे हैं इनसे, आप मुझे बताते हैं, हम ठीक कर देते हैं इनको। और अचानक दरोगा जोश में आकर वो गलती कर बैठता है, जिसका परिणाम ऐसा होता है। उसने अचानक उस भीड़ को अवैध घोषित कर दिया और कुछ और 2-4 कहासुनी वाली बातें हुई और लाठीचार्ज करा दिया। लाठीचार्ज के बाद मैं फिर कहता हूं कि कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, क्योंकि जिसको बाद में कहा गया कि उनके पास हथियार था, उनके पास सबसे बड़ा हथियार लाठी थी, राष्ट्रीय हथियार के रूप में, जो जिनमें लगाकर 4 फ्लैग्स लगाए गए थे, 4 झंडे लगाए गए थे। उसके अलावा लकड़ी, वहां एक चैला शब्द चलता है, जलाने के लिए जो लकड़ी काट के रखी जाती है, उस चैला को उन्होंने उठाया, लबदा उठाया, कोरो उठाया, जो छप्पर में एक बांस के पतले बांस के हिस्से डाले जाते हैं, उनको खींचा, और वो लबदा, कोरो, खर, चैला, यही उनका हथियार था। और इसके अलावा वहीं थाने के बगल से ही रेलवे लाइन है, जहां से उन्होंने कंकड़ उठाया, वही कंकड़ उनकी मिसाइलें थी। लेकिन उन मिसाइलों का असर इतना हुआ, पहले उन्होंने हवाई फायर कराया, हवाई फायर के बाद भी जब हवाई फायर उन्होंने होते देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी जी के प्रभाव से गोली पानी हो रही है। ये लोगों में इतना विश्वास था गांधी के व्यक्तित्व को उस समय लेके। और उसके बाद जब कंकड़ों की बौछार होने लगी तो उन्होंने सीधे फायर करा दिया। और संख्या को लेके एक बार विवाद, राममूर्ति ने अपनी किताब में 26 लोगों के मरने की बात कही है। सरकारी आंकड़े 2 की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि जो
कांग्रेस की समिति गई, वो भी कहती है कि 2 लोग केवल मारे गए। लेकिन अगर 10 सशस्त्र पुलिस वाले सामने से गोली चला रहे हो, सामने 2,500 से 3,000 की भीड़ हो, हर के पास 10 गोली और 10 छर्रे थे, तो क्या केवल 2 लोग मारे जाएंगे? इसलिए कम से कम 26 तो मारे ही गए होंगे, ऐसा माना जा सकता है। अभी राजेश सर से मुझे एक नई जानकारी मिली कि AK गुप्ता सर ने 200 का जिक्र किया है, मैं उसे देखना जरूर चाहूंगा। 200 लोगों तक अगर मारे गए हों, यद्यपि मेरे लिए नया तथ्य था। पुलिस वालों के कंकड़ों से बचने के लिए जो मिसाइलें वो बरसा रहे थे, वो सभी जाके थाने में छिपे और उत्तेजित भीड़ ने फिर जाकर थाने में आग लगा दी। और उसके लिए भी जिस तरह से एक एक विवरण उपलब्ध है कि किस तरह से उन्होंने दौड़ के दुकानों से, जो आक्रोशित, जब दिमाग अपने काबू में नहीं है, अपने साथियों को मरते देख रहे हैं वो, तो उस समय किसी तरह के नेतृत्व की कोई स्थिति नहीं, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। क्योंकि अगर 26 लाशें पड़ी हैं तो उनको जो उस समय समझ में आया उन्होंने किया, और उसका एक एक विवरण उपलब्ध है कि उन्होंने उठाया और थाने को आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। और कुछ घंटे के लिए ही सही उस जगह को आजाद करा लिया उन्होंने, क्योंकि वहां के जो 2 सबसे बड़े प्रतीक थे थाने के अलावा, उस पर भारतीय ध्वज फहरा दिया गया। रेलवे स्टेशन पे और डाकघर पे भारतीय ध्वज फहरा दिया गया। जिला कमेटी के जो उपाध्यक्ष थे, दशरथ प्रसाद द्विवेदी थे, स्वदेश नाम का एक अखबार निकालते थे, उन्होंने कलेक्टर के दबाव पर गांधी जी को एक तार लिखा जिसमें अधूरी सूचना लिखी, दबाव पे लिखा, और उन्होंने लिखा कि उसमें इतने पुलिसकर्मी मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने मृत क्रांतिवीरों का कोई जिक्र नहीं किया, हुतात्मा क्रांतिवीरों का कोई जिक्र नहीं किया। 2 भी मारे गए अगर उनकी दृष्टि में, तो 2 का भी जिक्र नहीं किया। गांधी जी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, और उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय सैकड़ों हजारों लोग अपना काम छोड़कर, वकील अपने वकालत छोड़कर, मुख्तार अपनी मुख्तारी छोड़कर, स्टूडेंट्स अपना स्कूल छोड़कर इस उम्मीद में लगे थे, जो गांधी जी ने सबको एक सपना दिखाया था कि सितंबर से पहले आपको स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा, आप एक बार कल्पना कीजिए। उनको लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो गया है, और इसीलिए आप उस समय पढ़िए, जब लिखते हैं नेताजी कहते हैं कि तानाशाह के आदेश का उस समय पालन किया गया, लेकिन उस समय जो उबाल था पूरे देश में, उसके बाद पीछे हटना यह राष्ट्रीय पाप था। कहते हैं कि राष्ट्रीय पाप था ये। न्यूज़पेपर्स उस समय एकदम निर्लज्ज तरीके से एक पक्षीय लीपापोती करते हैं, पन्ने दर पन्ने, वो केवल एक ही पक्ष छापते हैं जो ब्रिटिशर्स का पक्ष है। ब्रिटिशर्स किस कदर डरे हुए थे, मैं केवल 2 छोटी छोटी बातें आपको और बताता हूं। इसकी बानगी संयुक्त प्रांत का उस समय गवर्नर है सर विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस कहता है कि चौरी चौरा ने हमको कड़कती बिजली की तरह से दिखा दिया कि अगर कानून व्यवस्था कमजोर पड़ जाए तो हमारा क्या होगा। उसी समय बॉम्बे का गवर्नर है लॉर्ड लॉयड, वो कहता है कि उन्होंने हमको डरा दिया है। कहता है कि सबको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लिखता है कि इस देश में 31 करोड़ 90 लाख लोग हैं। उस समय 31.9 करोड़ की आबादी थी। सबको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गांधी ने दूसरा कदम उठाया होता तो हम पता नहीं कहां होते। इसलिए यह आरोप लगाना कि चौरी चौरा हुई इसलिए हमारी आज़ादी टली, मुझे लगता है कि ठीक नहीं। असहयोग रोका गया इसलिए हमारी आज़ादी टली, क्योंकि असहयोग उस समय उबाल पे था, लोगों का क्रोध अपने चरम पे था। अगली सुबह 5 तारीख से डीआईजी सैंड वहां नेतृत्व करता है, और जिस तरह का दमन का तांडव उस 5 किलोमीटर के क्षेत्र में होता है, आप आज भी पढ़िए या वहां लोगों से बात कीजिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनावश्यक लोगों के घरों की तलाशी, गिरफ्तारी, लूट, फसलों को जला दिया जाना और महिलाओं के साथ बलात्कार होना, ये अगर लोग वहां के सुनाते हैं जो श्रुत परंपरा में जिनके पौत्र प्रपौत्र आज भी हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किसी न्यूज़पेपर ने, किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा जिक्र किया उसका, देवदास गांधी की कमेटी जो गई, उन्होंने इसको दूसरे ननकाना की संज्ञा दी, लेकिन वो केवल थोड़ा सा जिक्र किया उसका। 273 लोगों का चालान होता है। थे तो 2,500 से 3,000 लोग, लेकिन 273 लोगों का जिनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं उन्हीं का चालान करेंगे। 273 लोगों का चालान होता है, उसमें फिर मुकदमा चलता है तो 225 लोगों पे फिर चार्जशीट फाइल होती है। 172 को फांसी दी जाती है। 172 को सेशन कोर्ट से, सेशन कोर्ट में जज है जेई होम्स, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन की जो का अभिनय है वो सब करता है और 172 लोगों को फांसी दे देता है।
उसके बाद बाबा राघवदास इस पूरे आंदोलन को संभालते हैं और मालवीय जी उस लड़ाई को अपने हाथ में लेते हैं और हाईकोर्ट से यह सज़ा केवल 19 लोगों की होती है। मैं बहुत अब अंतिम कुछ बातें करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं कि एक और दृष्टि से मैं इस चीज़ को देखता हूं, स्थानीय होने के नाते भी। आज भी वहाँ के गाँवों में जनमानस में गीतों के रूप में उस घटना की जो छाप लोगों के मन में है वो दिखाएगी कि ये हम इतिहास के लोग किस तरह से उनके साथ छल कर रहे हैं, हम किस तरह से डिफरेंट तरीके के विमर्श में इसको फंसा रहे हैं। एक इतिहासकार, मैं नाम नहीं लूँगा, एक इतिहासकार उसको गुंडों का कृत्य कहते हैं और यही बात चल पड़ती है कि गुंडों का कृत्य था। और वहाँ के लोग किस नज़रिए से देखते हैं। सहुआ कोल गाँव है, वहाँ पे उसका एक पहलवान था, कोमल पहलवान। कोमल पहलवान आज भी उन गांवों में चमरऊ या इंद्रासनी नृत्य होता है जिसमें गाया जाता है और कोमल को पूरे भाव विभोर होकर याद किया जाता है। कहा जाता है कि सहुआ कुल में कोमल तपलें फुकलें चौरा थाना, ठीक दोपहरिया चौरा जर गई, कोई मरम न जाना भैया कोई मरम न जाना। और कितनी बड़ी बात कही जाती है कि इतना बड़ा काम हुआ, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसने अपना प्राण का उत्सर्ग कर दिया इस धरती के लिए, माँ भारती के लिए, इस धरती को स्वतंत्र कराने के लिए, और हम उसके मर्म को नहीं समझ पाए। हम उसको या तो जातीय विमर्श में देखते हैं या तो उसको इसमें फंसा के हमने रख दिया कि ये गुंडों का कृत्य है, ये अनपढ़ गंवार और जाहिलों का काम है। और जब वो पकड़े जाते हैं, वो जेल से भाग जाते हैं, फांसी उनको भी हुई रहती है, वो जेल से भाग जाते हैं, 1.5 साल बाद पकड़े जाते हैं, फिर से उनको फांसी होती है। उसको भी वहाँ के लोग उसी तरीके से याद करते हैं कि साथी गद्दार हो गई लें, गोरा दिहलें रुपैया हो, कुसमी जंगल में पकड़ई लें कोमल भैया हो। इस पे ये जो वहाँ के जनमानस में फैला हुआ है, जब उनको फांसी होती है तो लोग कहते हैं कि देश में कितना गोरा गोरा आई हैं, कितना कोमल झुली है फांसी, माई रहबू न गुलाम न बहावा हंसुआ। कि अब आप ज़्यादा दिन गुलाम नहीं रहेंगी, कितने गोरे आप आएंगे, कब तक आप गुलाम रहेंगे। ये मातृभूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, कि कोई अपने लिए नहीं कह रहा है वहाँ। और इसी तरह से असहयोग जब रुकता है तो बुलंदशहर के उसके 5-6 साल बाद असहयोग की क्या प्रतिक्रिया है देश में रुकने की। बुलंदशहर के एक कवि हैं, वो लिखते हैं कि, और खूब गाया जाता है ये, कि भड़के लोग गांव के सारे, दई थाने में आग लगाए, काट गिराया थानेदार को, गई खबर हिंद में छाए, खबर सुनी जब गांधी जी ने, दहशत गई बदन में छाए, फैली अशांति कुछ भारत में, आंदोलन को दिया थमाए, सोचा कुछ हो शायद इससे, गलती गए यहाँ पर खाए। उसी के 5-6 साल बाद एक साधारण सा कवि लिख रहा है और जनमानस इसको गा रहा है उस समय, कि गलती गए यहाँ पर खाए, मौका मिली फेरी गोरों को, दीनी यहाँ फूट कर आए। और उसके बाद वो लिखते हैं कि कैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट भ्रष्ट किया यहाँ और देश का विभाजन हुआ। इस दृष्टि से जब हम इसको देखेंगे, जब इसको जातीय विमर्श से निकाल कर देखेंगे, जब इसको क्रांति वीरों के काम के रूप में देखेंगे शताब्दी वर्ष में, ये इतिहास के विद्यार्थियों का, हम सबका दायित्व है, विद्वानों का दायित्व है। ऐसा हम करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।